for some time with you, so kindly listen. So these words are very valuable than my lecture. They will motivate you. You are not seeing a person here actually. You are seeing a sincere hard work and dedication. Without that, you can't be like this. And remember, you cannot get output without input. You have to give input in order to get output. And if you want to get such an extraordinary output, you have to give extraordinary input. And he is the living example for such an extraordinary input. Give him a big hand. Thank you, sir. Thank you, sir. Now it's all yours. हिंदी सब कंफर्टेबल है? ओके. आंध्रा वाले लोग कितने हैं यहाँ पे? पीपल फ्रॉम आंध्र प्रदेश हियर. हिंदी आती है? नहीं आती है? अच्छा, मैं इंग्लिश में बोलूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है. सो मेरा नाम अतुल है एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 एंड आज मैं अपनी स्ट्रेटेजी आप सबको डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी और मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी. आप सभी को क्वेश्चंस भी पूछना है मुझसे बिकॉज यू नो बोलते समय बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो यू शुड आस्क मी क्वेश्चंस एज वेल. तो दैट्स द पॉइंट. एंड सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं कि अभी आप सबकी क्लासेस चल रही हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स की और आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं जो आप रिवाइज नहीं कर पा रहे होंगे, है ना. तो साथ में आपको बेसिकली रोज जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो रहा है आपको साइड बाय साइड उसको प्रैक्टिस करना है, PYQ सॉल्व करना है. जो जिस दिन पढ़ा रहे हैं उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए. और पीरियोडिकली हर एक सब्जेक्ट को उठा के लाइक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, और भी सब्जेक्ट्स हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, EMFT, कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है. ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है, ठीक है. 2021 में मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था रिजर्व लिस्ट के थ्रू, फिर जिसकी ज्वाइनिंग 2022 में आई थी ड्यू टू कोरोना पीरियड, और 2023 में फिर ऑल इंडिया रैंक 1 है. 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेंस में आउट हो गया था. सो रिविजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड एक प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैं अपनी स्ट्रेटेजी तो ज़रूर बताऊंगा आप सबको, बट आपको खुद की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी बिकॉज तभी आप कुछ डिफरेंस लेके आ सकते हैं. बिकॉज बहुत बार ये होता है कि जब टाइम कम होता है तो हम ओवरलोड लेने लगते हैं, ठीक है. तो आप लोगों ने पावर सिस्टम पढ़ा होगा, पावर सिस्टम खत्म हो गया, उसमें जनरेटर प्रोटेक्शन में ओवरलोड होता है. और तो ओवरलोडिंग बेसिकली आपको नहीं लेनी है, नहीं तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होने वाला है. ओके, थोड़ा चिल भी करना है, ठीक है. हॉबीज होनी चाहिए सबके पास. जैसे मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ, तो जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता था, आप भी बहुत डिप्रेस होते होंगे, तो आपकी जो हॉबी है वो आपको रिकवर करने में हेल्प करेगी, ठीक है. तो सिर्फ बुक में मत घुसे रहना आप लोग, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है. सो मेरी जो स्ट्रेटेजी होगी जो मैं बताऊंगा, ये ना तो इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ना गेट के लिए, ये कोई भी एग्जाम के लिए, आप बैंक का भी एग्जाम अगर कभी देंगे तो ये आपको हेल्प करेगी. एंड मेंस के लिए थोड़ा अलग बताऊंगा क्योंकि मेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है गेट में. गेट में आप गैस भी मार देते हैं, 3 घंटे आपकी फ्यूचर डिसाइड करती है उसमें. जो UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, आप लोगों को पता होगा. प्री होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है. तो आपको आप किसी भी स्टेज में बाहर हो सकते हैं बेसिकली. गेट में 3 घंटे आपकी फ्यूचर डिसाइड करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज से. प्री. सो प्री बेसिकली इसमें GS होता है और एक टेक्निकल सब्जेक्ट है. GS होता है 200 मार्क का और वो 300 मार्क्स का टेक्निकल. इतना तो पता होगा बेसिक चीज़ें आप सबको. GS बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है. मैंने बहुत ज़्यादा GS पढ़ा है, मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा GS किसी ने नहीं पढ़ा होगा.
और अब तक तो वैसे मार्क्स डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे जीएस में सबसे कम नंबर आने वाले हैं। यहाँ पर मैं टेस्ट सीरीज देता था तो इसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, 130 140 ऐसे मार्क्स आते थे मेरे, और मेन एग्जाम में 80 भी नहीं आते थे, यू नो। तो जीएस में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दोगे, पढ़ के सब जाओगे, ठीक है। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि टेक्निकल में आपका मेन एरिया होना चाहिए ज़्यादा मार्क्स लाने का। तो टेक्निकल में कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, हम लोग छोड़ देते हैं उसे। नॉर्मल क्वेश्चन आ गया कि एड्रेसिंग मोड कौन सी है, या फिर नॉर्मल इंस्ट्रक्शन जैसे कि डीएडी रजिस्टर पेयर, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टी स्टेट्स को पूछ लेंगे आपसे, जो कि बहुत नॉर्मल है। आप माइक्रो प्रोसेसर की जो थ्योरी बुक है उसको आप रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी थ्योरी बुक है। क्लास नोट्स नहीं बनाए तो आप थ्योरी बुक पढ़ सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। रेफरेंस बुक की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है, किसी ने पढ़ा है रेफरेंस बुक? जब तक कोचिंग में है जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। मेंस में जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं, बहुत सारे मॉडल्स देखने हैं। तो नोट्स सफिशिएंट है, टेस्ट सीरीज आपको देना है बेसिकली। और जैसे कि प्री में क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो सब बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गए, पावर सिस्टम हो गया, जो सब बच्चे पढ़ के जाएंगे, ठीक है, और जिसमें टफ क्वेश्चंस आएंगे जो हमको बहुत बार छोड़ने पड़ेंगे। कुछ सिंपल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स। मैथ्स मुझे सिंपल लगता है। यहाँ पे कितने बच्चे हैं मैथ्स जिनको बहुत टफ लग रहा है? एनी पर्सन? बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है। आप सबको फॉर्मूलाज याद होगा यानी अच्छे से। जो थ्योरी बुक है मैथ्स की, मेड इजी की, उसमें कैलकुलस वाले पार्ट में इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। अंडर रूट ऑफ 1 + x² dx का इंटीग्रेशन, तो इस टाइप के आपको बेसिकली देख लेना है। x/2 अंडर रूट 1 + x² प्लस 1/2 ln x प्लस अंडर रूट x² प्लस 1, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। मतलब सेम क्वेश्चन नहीं आ जाएगा आपको उस पर, लेकिन मतलब आपको जब आप सॉल्व करोगे तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स आप पढ़ लेंगे, पावर सिस्टम पढ़ लेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास हो गया आप सबका? नहीं हुआ है? कौन से सब्जेक्ट्स बाकी हैं ये बताओ? सिग्नल सिस्टम बाकी है। सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे मुझसे पूछोगे तो मैं सभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट बोलूंगा, ठीक है, बिकॉज यूपीएससी में कौन सा ज्यादा मार्क्स का आ जाए हमें नहीं पता है, ठीक है। गेट में तो थोड़ा डिफाइन है कि इससे इतने आएंगे, इससे इतने आएंगे, अब तो वो भी अनडिफाइन होते जा रहा है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये आपका भी नहीं हुआ है, ये चल रहा है। इलेक्ट्रिकल मशीन, मुरली सर के कॉन्सेप्ट्स आप एक भी मिस मत करना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और कौन सा सब्जेक्ट है इसमें बताओ जो सब पढ़ते हैं? और सब्जेक्ट? नेटवर्क। नेटवर्क तो यार बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, ये मुझे लगता है कि जो नहीं पढ़ता होगा पता नहीं क्या करता होगा। और क्या है नेक्स्ट? कंट्रोल सिस्टम, ये भी सब पढ़ते हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसको मैं साइड में लिखूंगा यहाँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और कौन सा है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग में इसमें डालूंगा। देखिए एनालॉग जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मैंने इसको छोड़ दिया था, उस टाइम बहुत क्वेश्चन आए थे एनालॉग से, तो एनालॉग नहीं छोड़ना आपको। एनालॉग बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका अगर नेटवर्क सही है, नेटवर्क जैसे कि आपने नेटवर्क बोला था, तो एनालॉग के हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको ये देखना है कि सर्किट में 2 वोल्टेजेस लगे हुए हैं, यहाँ पे +5 है, नीचे -5 है, तो थेवेनिन का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, पता है आप सबको? तो वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए। और कौन सा सब्जेक्ट है इसमें? सिग्नल सिस्टम, ठीक है। और कौन सा? क्या? मेजरमेंट। मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, हमें हाँ लिख दिया पावर सिस्टम, मेजरमेंट, ठीक है। और ये हो गया आपका, ठीक है। क्या 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 बोल रहे हैं?
एप्टीट्यूड यार देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे जीएस में जो नंबर आते हैं वो एप्टीट्यूड से ही आते हैं। और अगर आप फोकस नहीं करेंगे, आप ये सोच के जाएंगे कि एप्टीट्यूड हो जाएगा इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो आप सभी सिविल सर्विसेज के इस बार का पेपर देखना, ठीक है। सिविल सर्विसेज में एप्टीट्यूड का पेपर इतना टफ आया था कि बच्चों ने जो जीएस का पेपर था वो तो निकल गया, एप्टीट्यूड नहीं निकल पाया, ठीक है। तो बहुत अनसर्टेन है यूपीएससी, और गेट भी कभी भी अनसर्टेन हो सकता है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड भी आप सबको पढ़ना है, ठीक है। अभी भी कोई टफ क्वेश्चन अगर आप लोगों को दे दिया जाए एप्टीट्यूड के, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट हो गया, एप्टीट्यूड, मैथ्स, ये दोनों को मैं एक ही साथ लिखता हूँ, ठीक है। और क्या है, ये बताया ना कौन सी कॉलम है, ये वो कॉलम है जो सब पढ़ते हैं, ठीक है। और कौन सी है, हाँ, ईएमएफटी पढ़ते हैं आप सब, छोड़ देते हैं ना, ठीक है। तो ईएमएफटी नहीं छोड़नी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। खैर प्री में नहीं आता है, मेंस में आता है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है, इसमें क्वेश्चन होते हैं, कूलम्स लॉ पे 4 वो पेंटागन दिया है, हेक्सागन दिया है, बीच में पूछेंगे कहाँ पे चार्ज होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, इस कॉलम का बताइए आप, इतना ही है ना। इसमें बताइए जो आप थोड़ा कम पढ़ते हैं, एक डिजिटल हो गया, ईएमएफटी हो गया, और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। यार देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो अपॉलॉजीज, पता नहीं क्या दिख रहा होगा शायद। और क्या है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अलावा, क्या क्या, मटेरियल साइंस, ओके। मटेरियल साइंस की एक सबसे खास बात यह है ना कि वो आपको जीएस में भी हेल्प करेगा और प्री में भी हेल्प करेगा। और जैसे कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उसमें, पैरामैग्नेटिक क्या है, डायमैग्नेटिक क्या है, सुपर कंडक्टर क्या है, मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस हो गया, इलेक्ट्रिक क्या, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वो एनालॉग में ही कवर है। और कुछ, इतना ही है शायद, ठीक है। इतने जो सब्जेक्ट हैं इसमें मैं आपको सबसे पहले इसकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ठीक है। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, एग्जाम में आपसे इन्हीं क्वेश्चन, मतलब ये इनका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, गेट में भी बहुत ज़्यादा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा है, मेंस में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं। मेजरमेंट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो मेड इजी की बुक है, थ्योरी बुक, अगर आप क्लास नोट्स उतने अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी चीज़ें हैं, उसमें क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं कि मीटर की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो जैसे के आपको दिया हुआ है, तो स्पीड कितनी हो सकती है, उसमें टाइम क्या लेना, 1/60 लेते हैं, आप देख लेना, उसमें क्वेश्चंस हैं। तो मटेरियल सॉरी मेजरमेंट के लिए आप मेड इजी की थ्योरी बुक यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, पूरा शुरुआत से लेके लास्ट तक। शुरुआत में आपको एरर्स के बारे में बताया जाएगा उसमें कि कौन से टाइप के एरर्स हैं, अनसर्टेनिटी, अगर कोई जैसे P = VI है, ठीक है, और आप देख लेना उसमें, ठीक है। ये मेजरमेंट के लिए आप मेड इजी की जो थ्योरी बुक है उसको आप रेफर कर सकते हैं क्लास नोट्स के अलावा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात करूंगा, ठीक है। पेंजेवेट का बोल दिया, सिग्नल सिस्टम में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रैक्टिस के लिए क्या है ना कि सर तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे आप लोगों को, रोहित त्रिपाठी सर, ठीक है। वो आपके बेसिक नॉलेज के लिए कि आपको फॉर्मूले याद हो जाए, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये नहीं सोच सकते कि आपको सिग्नल सिस्टम आ गया, ठीक है। तो आपको सिग्नल सिस्टम के लिए ये करना है कि टेस्ट सीरीज तो आप दोगे, सिग्नल सिस्टम के लिए आप मेंस की जो बुक है इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये मैं गेट वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि गेट में सिग्नल सिस्टम के कभी कभार बहुत अच्छे सवाल आ जाते हैं, आरओसी क्या होगा, है ना, प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी चीजें, और इसमें प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेड ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जनरली जेड ट्रांसफॉर्म को छोड़ देते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बट बहुत सिंपल है वो, क्योंकि बेसिकली ये समेशन हो रहा है, उसमें इंटीग्रेशन भी नहीं हो रहा है, समेशन मतलब ऐड करना, है ना। तो इसमें जेड ट्रांसफॉर्म आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि बाकी तो आप ध्यान दोगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म भी ध्यान दोगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी ध्यान दोगे, लेकिन आप जेड ट्रांसफॉर्म पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपको देना है जेड ट्रांसफॉर्म पे, ठीक है। क्योंकि मैं भी ये सब कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेसिकली।
सिग्नल सिस्टम के लिए मैंने आपको बताया कि आप मेंस का यूज करोगे, क्योंकि मेंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है। सिविल सर्विसेज की भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने सिविल सर्विसेज का किया था, प्री में तो नहीं किया था, ठीक है, मेंस में किया था, तो आप सिविल को मेंस के लिए रखना, सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस को। बाकी आप मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो प्री के लिए भी आप लगा के जाएंगे सिग्नल सिस्टम के लिए, क्योंकि आपको अच्छे क्वेश्चंस करने की जरूरत है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म आप सबको आता होगा नॉर्मल, लेकिन जो क्वेश्चंस 10-10 नंबर के आते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म के मेंस में, उससे आपके बहुत सारे पूरा लैपलेस ट्रांसफॉर्म कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से टी है, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो आपको बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो आप अच्छे से रिवाइज करना। अब आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे। एनालॉग का शायद मैंने डिस्कस कर दिया ना, नहीं किया? एनालॉग हो गया आप लोगों का, राजकुमार सर ने लिया है ना, ठीक है। एनालॉग का क्या बोलूँगा, मैं तो खुद ही फर्स्ट टाइम छोड़ के गया था। सो मुझे ऐसा लगता है कि एनालॉग बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। उसके लिए आपको नेटवर्क अच्छे से आना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस इसमें भी ज़रूरत है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि PYQ, ठीक है। मैंने इन सब के लिए PYQ नहीं बोला आपको अब तक, ठीक है। आप चाहें तो सिग्नल सिस्टम में PYQ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाली सब्जेक्ट है, तो जितने क्वेश्चन करेंगे उतना फायदा है। मेजरमेंट के लिए PYQ की इतनी जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज सब में इन्वॉल्व है, टेस्ट सीरीज तो देनी है आपको, है ना। और एनालॉग जो है उसमें आप सिर्फ PYQ करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ PYQ करता था। कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के ये डाउट रहते हैं कि हम वर्कबुक सॉल्व करें कि PYQ सॉल्व करें, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये करना है कि टाइम अगर है तो ऑब्वियसली बात है हम वर्कबुक भी सॉल्व करेंगे, PYQ भी सॉल्व करेंगे, और टाइम कम है तो आप वर्कबुक स्किप करेंगे, ठीक है, क्योंकि PYQ सॉल्व करेंगे। तो वर्कबुक स्किप करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जनरली क्या है कि उसमें हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया गया है ना। सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चंस हैं, कोई और एग्जाम के भी क्वेश्चंस हैं, SSC JEE के भी क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है। PYQ जो होगा वो एग्जाम स्पेसिफिक आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा। कंट्रोल सिस्टम के लिए इन सभी में नोट्स रिवाइज तो करना ही है, टेस्ट सीरीज तो देना ही है, वो बाय डिफॉल्ट है। मैं ये सब जो चीजें बोल रहा हूँ ये आपको बस ध्यान देना। कंट्रोल सिस्टम में क्या किया था मैंने, टेस्ट सीरीज पे रिलाई किया था। इसके अलावा और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि हम रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस कर लें, हाँ करो, मेंस में करो, प्री में आपको ना कम से कम रिसोर्सेज और ज्यादा से ज्यादा जो आपने पढ़ लिया उसकी यूज करनी है, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो आपको कम से कम चीजें को यूटिलाइज करके ज्यादा आउटपुट देना है, क्योंकि जैसे आप लोग सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम पावर। किसी को पता है यहाँ पे? एनी पर्सन नो? नेटवर्क हो गया ना आप सबका, NPT पढ़ा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर? तो मैं बताता हूँ, नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था पहले। तो एक्चुअली क्या है ना कि एफिशिएंसी में हम इनपुट की भी बात करते हैं, एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, ठीक है। हम एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम हमेशा चाहते हैं कि एफिशिएंसी अच्छी हो, है ना। कोई भी अगर हम काम भी करेंगे, जरूरी नहीं मोटर्स और मशीन्स में ही एफिशिएंसी की जरूरत है, हमें हमारी लाइफ में भी एफिशिएंट होना पड़ेगा। मैक्सिमम पावर में हम इनपुट की बात नहीं करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पावर में आप हमेशा देखेंगे कि आउटपुट कितना मैक्सिमम आ रहा है, इनपुट का जिक्र नहीं होता उसमें, ठीक है। तो हमें एफिशिएंट रहना है, और एफिशिएंट रहने के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि आई होप कि आप सबका पहली बार में निकल जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, या देखिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप सबको, ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है ना तो आपका हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि बातें काफ़ी जनरल बोल रहा है, लेकिन जब आप लोगों का हो जाएगा और आप लोग मेरे जैसे यहाँ पे खड़े होंगे और किसी और ग्रुप को बोल रहे होंगे, तो आप ये चीज़ फील करोगे कि मैंने जो बातें बोली है सभी सही है, ठीक है। मैंने ना तो कोई रिसर्च किया ना कुछ किया, बस डिसिप्लिन मेंटेन किया। मैक्सिमम वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, जो मॉडल्स होते हैं क्वेश्चंस के, उन सभी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को देखा है। आप लोगों को भी जितने भी वैरायटीज होते हैं क्वेश्चंस के उनको देखना है, ठीक है। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है हमें टेस्ट सीरीज से ही मिलेगा। तो कंट्रोल सिस्टम के लिए मैंने बता दिया है कि आप PYQ प्लस अगर टाइम है आपके पास तो वर्कबुक, टेस्ट सीरीज तो है ही, ठीक है। और आपको कंट्रोल सिस्टम किसने पढ़ाया?
हनीफ सर ने, इज द बेस्ट फैकल्टी ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अगर इनकेस आप लोगों का वो प्री आप लोग दोगे, अगर इनकेस नहीं भी होता है तो आप मेंस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनके मेंस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और नेटवर्क तो यार मैं क्या ही बोलूँ, नेटवर्क तो प्रैक्टिस करना है इसमें। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है पूरे इसमें, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मशीन मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको शुरुआत से एक स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको जिस भी दिन जो भी पढ़ा है, आप लोगों के पास पीएस भिमरा है? पीएस भिमरा, डू यू हैव पीएस भिमरा? नहीं होगा तो यार पीडीएफ भी है ना, ऑनलाइन आप सर्च कर लेना उसको। तो उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उसी का फेवरेट बनेगा जो बहुत सारे डायनेमिक क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करके जाएगा, क्योंकि चॉपर्स में डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन है ना। रेक्टिफायर तो सिंपल है। इसके बाद चॉपर्स एक्चुअली टफ हो जाता है। आप देखोगे ना गेट में भी चॉपर्स में ज्यादा टफ क्वेश्चन आता है। डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन हो गया, या फिर एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, और सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन वैसे सर पढ़ाएंगे। आप सभी फॉर्मुलेज रटे होने चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, और फॉर्मुलेज को यूज करने आना चाहिए, ठीक है। तो आप पीएस भिमरा में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिर्फ पीएस भिमरा रेफर करो, और कुछ उसमें उसमें भी सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, है ना। पीएस भिमरा आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने इसके लिए पीएस भिमरा बताया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। शुरुआत में इसमें क्या है ना कि आपको फूरियर सीरीज एनालिसिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एग्जाम में बैठ के फूरियर सीरीज एनालिसिस नहीं कर सकते। बेसिकली क्या है ना कि इसमें जैसे रेक्टिफायर हो गया, डीसी साइड में हम जनरली उतना हार्मोनिक्स की बात कम करते हैं कंपेयर टू इन्वर्टर। इन्वर्टर में कुछ जनरल वेव फॉर्म्स हैं, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, उनके वो आपको फूरियर सीरीज लिखवाएंगे, आपको याद रखना है उनको, ठीक है। वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और क्या होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेस्ट सीरीज तो दोगे ही आप। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक पार्ट आता है HVDC का, ठीक है। HVDC इसी में आता है। तो HVDC आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत टाइम से HVDC पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, गेट में भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल HVDC है वैसे गेट में नहीं है ना, लेकिन HVDC फिर भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो इन्वर्टर और रेक्टिफायर दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो रेक्टिफायर अगर सिलेबस में है, इन्वर्टर अगर सिलेबस में है, तो HVDC आ सकता है, क्योंकि पावर सिस्टम भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और कुछ नहीं, उसमें P = VI होता है, क्योंकि DC है वो। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको HVDC पे भी ध्यान देना है। पावर सिस्टम हो चुका होगा आप सबका। पावर सिस्टम कैसा अभी आप लोगों को, मतलब क्या कॉन्फिडेंस लेवल क्या है सब्जेक्ट में आप लोगों का? बहुत अच्छा है, ओके। आप पीछे वालों का नहीं है क्या? पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़ा है उसमें आप लोगों ने? तो जनरली पावर सिस्टम प्रोटेक्शन हम लोग छोड़ देते हैं। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन नहीं छोड़ना है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, डिस्टेंस रिलीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ छोड़ना नहीं है। वैसे थोड़े कम चांसेस हैं कि इसमें टफ क्वेश्चन आएंगे, गेट में भी टफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। लोड फ्लो पे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत नॉर्मल होते हैं। न्यूटन रैप्सन पे, जैकोबियन पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है। पावर सिस्टम मेरे हिसाब से थोड़ा स्कोरिंग है, ठीक है। जैसे कंट्रोल सिस्टम है, उसी तरीके से मैं पावर सिस्टम भी मानता हूँ। हाँ, मेंस में टफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का होगा, उसके लिए पहले आपको प्री क्वालिफाई करना है। तो प्री में आई थिंक नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं पावर सिस्टम में। इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो चुके हैं आपके? नहीं चल रहे हैं? कितना कितना हो गया इसमें? क्या? एक एक इंडक्शन पूरा पढ़ लिया सब? ओके। तो यार इलेक्ट्रिकल मशीन्स में क्या है ना कि आपको ना मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। आप जितना भी रिवीजन कर लो बहुत कम है, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, ठीक है, और जितना ज़्यादा सोचोगे तो उतना हेल्प मिलेगा आपको। कि जैसे ओवर एक्साइटेड ऑल्टरनेटर क्या है, ठीक है। जनरेटर में लैगिंग में वो ओवर एक्साइटेड होता है, ये सब तो पता ही होगा आप लोगों को, है ना। कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वी कर्व क्या है, इन्वर्टेड वी कर्व क्या है, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन जनरली लोगों को टफ लगता है, जो कि एक्चुअली टफ नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, उसमें एक ईएमएफ है, एक सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, और बस से जुड़ा हुआ वो। इतने से सर्किट में हम दिक्कत हो जाती है हमें, ठीक है। तो हाँ, उससे मैं कहूँगा कि इंडक्शन मशीन थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, क्योंकि उसमें बीच में एयर है ना। सिंक्रोनस मशीन की सबसे अच्छी बात है कि वो डबली एक्साइटेड है। डबली एक्साइटेड मतलब बीच में एयर गैप है, ठीक है। तो लीकेज का ज़्यादा लफड़ा नहीं होता है कंपेयर टू इंडक्शन, इसलिए उसमें नो लोड करंट ज़्यादा होता है इंडक्शन मशीन में।
तो ये चीज़ इलेक्ट्रिकल मशीन्स की। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मैंने आपको क्या बोला, मल्टीपल टाइम रिविजन, क्वेश्चंस, और एक और चीज़ जो मैंने नहीं बोली है वो ये बोली, वो ये चीज़ है कि जब आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, लास्ट में जब एग्जाम के होगा तो एग्जाम मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं उसको आपको सर्किल कर लेना है, ठीक है। जैसे कि सपोज PYQ है, PYQ में सपोज किसी सब्जेक्ट में आई थिंक टोटल 400 क्वेश्चन है, तो आप फिर से 400 क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है लास्ट में बाय क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करना है आपको, सिर्फ क्लास नोट्स करना है और क्वेश्चंस करना है जो आपने टिक किए होंगे, है ना। तो आपको हर एक क्वेश्चन जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं उसको टिक करना है, ताकि वो बाद में आप रेफर कर सको। टेस्ट सीरीज हो गए, बहुत गलतियां होगी, मेरे से बहुत गलतियां होती थी, सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती थी। आप लोग मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं जो मैंने अभी टॉपर स्टॉक में बोला है, ठीक है। उसमें मैंने आई थिंक, क्योंकि क्या है ना, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाते हो। तो यूट्यूब पे आप मॉक इंटरव्यू वाला भी देख सकते हो, और जो टॉपर स्टॉक वाली है उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। इंटरव्यू वाली तो तब देखना जब आप लोगों का हो जाए सिलेक्शन, टॉपर स्टॉक वाली देखना क्योंकि उसमें मैंने स्ट्रेटेजी के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। ओके, डायरी मेंटेन करनी है आप लोगों को, ठीक है। उसमें आपको अपनी गलतियों को लिखना है। तो कैसी गलतियां लिखना है, उसमें आप क्वेश्चंस लिख सकते हो, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है। बहुत सारे मॉडल्स ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत यूनिक होंगे, जैसे दो चॉपर्स अगर पैरेलल में लगे हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में इंडक्टर जहां भी लगा होता है, ये सब आप चीजें पढ़ेंगे। मैं इसको बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो आपको मजा खराब हो जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। और मैं जब भी किसी कोई भी बात बताता हूँ, कहीं भी बताता हूँ कि मेरी वीकनेस है, इसको मैंने लिखा है, तो मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ही बोलता हूँ, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलने वाला था, ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा अवॉइड किया। तो आपको बेसिकली डायरी बनानी है, जो अपनी गलती हो जा रही है उसको डायरी में लिखना है। डायरी में कैसे लिखोगे, क्वेश्चंस भी लिख सकते हो उसके सॉल्यूशन के साथ, या फिर सिर्फ क्वेश्चन लिख सकते हो। क्योंकि क्या है ना, जनरली आप लोगों ने ऑनलाइन कितनी लिए हुए हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज, गेट के तो ऑनलाइन ही लिए होंगे आप लोगों ने, है ना। तो उसको बार बार ऑनलाइन खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं ये करता था कि मैं उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेता था। मेरे फोन में मेरी फोटो से ज्यादा, मेरी फोटो तो है ही नहीं उसमें, 3-4 फोटो होगी, उससे ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं क्वेश्चंस के। क्योंकि मैं बार बार गूगल पे सर्च करके टेस्ट सीरीज खोल के क्वेश्चन नहीं देख सकता हूँ। मैं टेस्ट वो स्क्रीनशॉट ले लेता था, ताकि एग्जाम में एंट्री करने से पहले भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन देख सकूँ। क्योंकि जब आपके पास फोन में कोई चीज होती है तो आप उसको बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, कंपेयर टू लैपटॉप खोलना और वो सब चीजें। समझ रहे हैं? ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। आप लोग जरूरी नहीं कि आप भी स्क्रीनशॉट लो, कुछ और तरीका हो सकता है आपका, है ना। नहीं तो वो बाद में जब आप कभी यहाँ पे आके बोलोगे, ठीक है, तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि सेम चीज बोल रहे हैं। तो मेक योर ओन स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही आपको टॉपर बना सकती है। किसी और इंसान की स्ट्रेटजी आपको नहीं बना सकती। हाँ, आप रेफरेंस ले सकते हो किसी और की स्ट्रेटजी का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं क्या बोलूँ, इसके लिए तो आप क्लास नोट्स ही करो, ठीक है, काफ़ी है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा EMFT, EMFT यार बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के लिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, बट मेड इजी की जो बुक है, थ्योरी बुक, उसको पढ़ेंगे, बहुत पतली सी बुक है, ठीक है। उसमें आप इंस्ट्रक्शन सेट देख सकते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन सेट देखना, और किसी चीज की जरूरत नहीं। इंस्ट्रक्शन सेट वाला जो चैप्टर है, आई थिंक 8085 थर्ड चैप्टर होगा आई थिंक ये, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना बस। 8086 भी पढ़ सकते हो कि फ्लैग रजिस्टर कैसा है उसमें। बाकी सब सेम ही है जैसे 8085 में फ्लैग है। थोड़े से आई थिंक 3 फ्लैग और हैं शायद, देख लेना कितने हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। कम्युनिकेशन, यार अगर आप लोग UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, यहाँ तक बेसिकली गेट का कंप्लीट हो जाता है ना। यार हमने ऐसे लिखा है कि यहाँ तक गेट खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, गेट को अगर आप कवर करोगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज आपका नहीं हो, मतलब कम चांसेस होने की, क्योंकि 3 सब्जेक्ट रह गई हैं। क्या पता इन सब 3 सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लें, है ना। तो कम्युनिकेशन का बेसिकली ये है कि जो क्लास नोट्स है मोर देन सफिशिएंट है। मैंने, क्योंकि क्या नहीं, हमारा कोर्स सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं अब इसमें रेफरेंस बुक नहीं खोलूंगा। जितना क्लास में पढ़ाया उतना करूंगा, जितने क्लास में क्वेश्चन करवाए उतना करूंगा। लगे तो मैं टेस्ट सीरीज में नहीं देता था इसकी, ठीक है, टेस्ट सीरीज नहीं देता था। मतलब ऑनलाइन वाली बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन जो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एनरोल किया होगा उसमें तो मैं करता था क्वेश्चन, क्योंकि उसमें जनरली हो जाते थे मुझसे क्वेश्चन।
कंप्यूटर फंडामेंटल आपको थोड़ा न्यू लगेगा, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल एक्चुअली बहुत क्या कहेंगे, लॉजिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया आप लोगों को, हो गया ना, ठीक है। इसमें टैग डायरेक्टरी साइज, ठीक है, टैग बिट्स कितने होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 32 बिट, 64 बिट, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, सिंगल प्रिसिशन डबल प्रिसिशन कहते हैं उसको, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आ गया और सभी बच्चे ने कर दिया और आपने नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होनी है, फिर बहुत दिक्कत है। और क्या है ना, डिविएशन से दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, डिविएशन आपको पूरे प्रिपरेशन के टाइम तक आपको बहुत ज्यादा डिवेट करेगा, ठीक है, और लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो वो खुद डिवेट हो जाएगा, आप अकेले रह जाओगे अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो डिविएशंस नहीं आने चाहिए, हाँ डिविएशंस आते हैं, आपको उसको फेस करना है, उसको थोड़ा साइड वाइड करके फिर से पढ़ना है, ठीक है, मुझे भी आते थे, तो ह्यूमन टेंडेंसी है। मटेरियल साइंस जो है ये बहुत रट्टू सब्जेक्ट है, ठीक है, जो मटेरियल साइंस के लिए क्या है, जो नोट्स है वो काफी, मटेरियल साइंस हो गया ना आप लोगों का, चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मटेरियल साइंस जो सर लिखवाएंगे वो मोर देन सफिशिएंट है, इवन मैकेनिकल वाला पार्ट भी और इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट भी वो मोर देन सफिशिएंट है, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, वैसे अभी जरूरत नहीं है, अभी नोट सफिशिएंट है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था कि मटेरियल साइंस में क्या आएंगे, जैसे 20 में मैंने दिया था, ठीक है, तो उस टाइम ज़्यादा नहीं पता था, अब थोड़ा सा टाइम हो गया, आई थिंक 2 साल और हो गया, तो पता चल गया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मटेरियल साइंस के नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं, ओके। इतने पार्ट में अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, मैंने प्री का डिस्कस किया अभी, कुछ भी, ये तो पता ही होगा कितने नंबर के आते हैं ये सब चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मान रहा हूँ कि अगर आप लोग थोड़े भी वो हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट है आपके, आप कुछ डाउट पूछ रही थी? हाँ, जैसे कि अभी आपका इलेक्ट्रिकल मशीन चल रहा है तो उसमें क्या है ना, टॉपिक वाइज एग्जाम भी है, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम भी है, तो जैसे कि अगर सर ने इंडक्शन मशीन पे अभी चल रहे हैं तो इससे पहले डीसी मशीन हो चुका है, सिंक्रोनस मशीन हो चुका है और ट्रांसफार्मर हो चुका है। ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर इज द सोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, हम सभी लोग बोलते रहते हैं कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल मोटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इवन सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की होती है क्योंकि नो रोटेटिंग पार्ट है ना। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि प्री में और कुछ डाउट, हाँ टेस्ट सीरीज का ये कि जितने जल्दी लगाओगे अच्छी बात है, आपकी वीकनेस आपको पता लगेगी, अब डायरी मेंटेन करोगे जैसे कि मैंने बोला, अब बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है, मार्क्स शुरुआत में बहुत कम आएंगे, रैंक पीछे से आएगी, ठीक है, तो पीछे से आएगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना, पहले से आगे आ जाएगी तो कह नहीं सकते कुछ। तो मेरी भी पीछे से रैंक आती थी, गेट में आती थी, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आती थी, उसको मैंने इम्प्रूव किया है। 2020 में तो बहुत पीछे आती थी, हाँ 2021 में जो मैंने इम्प्रूवमेंट के साथ डायरी वायरी मेंटेन किया था, तो मेरी रैंक इम्प्रूव होने लगी थी, अच्छी रैंक आने लगी थी और मुझे लग रहा था कि शायद मैं सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार भी 2023 में टेस्ट सीरीज में मेरे अच्छे नंबर आते थे, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपके टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में और कुछ आप लोगों के डाउट्स? कुछ डाउट नहीं किसी को, ठीक है। इसकी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है मेडिजी की, कितने लोग दे रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत कम बच्चे दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम बाद में देंगे, सबके दिमाग में रहता है कि पहले एक बार रिवाइज कर लेता हूँ फिर मैं दूंगा या दूंगी एग्जाम, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है, फिर बहुत लेट हो जाएगा, आप लोग ये सोचोगे कि मैं हमेशा टेस्ट सीरीज के पेपर ले लूंगी और जाके पढ़ूंगी या एग्जाम लगाऊंगी, वो नहीं होता है। आपको साथ में आपके नंबर कम आएंगे लेकिन आपको एग्जाम देना है ऑफलाइन वाली जो मेड इजी की है, क्योंकि क्या है ना, शुरुआत से लेके लास्ट तक, अभी कितनी एग्जाम हो गई है प्री की? एक हुई है ना। तो एक्चुअली क्या है ना कि आप शुरुआत से लेके लास्ट तक किसी भी टेस्ट सीरीज में अगर आप लगे रहते हैं तो वो हर एक कॉन्सेप्ट को टच कर देती है, और सबसे अच्छी बात मेड इजी के टेस्ट सीरीज की ये है कि यह हर एक कॉन्सेप्ट को टच करती है, तो अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को छोड़ा है ये सोच के कि शायद एग्जाम में नहीं आएगा तो वो टेस्ट सीरीज में डाल देंगे, ठीक है, और वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप छोड़ोगे, आपको घर पे जाके उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्यूशंस नहीं देखना, मैं सॉल्यूशन नहीं देखता था, आपको घर पे जाके पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उसको आपको फिर से एनालाइज करना है, ठीक है। और कुछ टेस्ट सीरीज कैसे देना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए, प्री की बात बोल रहा हूँ, सबको समझ गए?
ओके। और रैंक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? सब लोग सोचते हैं कि मेरी रैंक इतनी पीछे आ गई। हाँ, मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो रैंक तो कुछ भी आ सकती है, आप उसमें नहीं कह सकते हैं, और सब्जेक्ट वाइज में कुछ भी रैंक आए, इट डजंट मैटर। हाँ, फुल लेंथ में इट मैटर्स, ठीक है? उसमें आपकी जो रैंक आ रही है वो मतलब इंपॉर्टेंट है, उसमें मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट दी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज तो आप उसमें एनालिसिस करेंगे, मार्क्स ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है? मार्क्स शुरुआत में बहुत कम आते हैं, ठीक है? तो आपको उसको इम्प्रूव करना है। मैंने आपको बता दिया कैसे इम्प्रूव करना है। अब मैं आता हूँ मेंस पे। इसमें आपका गेट भी कवर हो गया ना, गेट वाले कुछ इसमें है आपको डाउट? एनी डाउट? क्योंकि यार देखो, डाउट अगर हो तो आप लोग पूछ लेना मुझसे, बाद में भी पूछ सकते हो मेंस में का जो मैं डिस्कस कर रहूँगा। इसमें भी सेम सब्जेक्ट्स हैं, इसमें एक्चुअली 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है? इसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मैंने अब तक 2 बार दिया है, क्योंकि 2020 में तो मैं आउट हो गया था। 2021 में मैंने जितने मार्क्स जोड़े थे, मेरे उतने ही मार्क्स आए थे पेपर 1 में, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। और इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप लोगों को पता है इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं? एनी पर्सन नो? तो आप ये समझ लो कि ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है ना, इसमें जितने भी जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं वो सभी पेपर 2 में आते हैं, ठीक है? तो पेपर 2 इसलिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। मैं इसमें बाइफरकेशन नहीं करूंगा कि पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, क्योंकि उससे हमें क्या करना है बेसिकली। अब हमें तो एग्जाम निकालना है, सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। मैंने अभी तक एक भी सब्जेक्ट नहीं बोला कि आपको नहीं पढ़ना है, तो सब पढ़ना है आपको। तो पेपर 1 पेपर 2 ऐसा बाइफरकेशन की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो पेपर 1 स्कोरिंग है। स्कोरिंग इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन टफ ज़्यादा नहीं आता, नॉर्मल आता है। पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे मेंस की तो आपको हेल्प करेगी। सिविल सर्विसेज के भी मेंस के जो एग्जाम्स होते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो। सिविल सर्विसेज का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर आता है उसमें क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज से थोड़े सिंपल होते हैं, ठीक है? क्योंकि उसमें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है। तो आप सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चंस लगा सकते हो प्रीवियस ईयर के, ठीक है? मेड इजी की साइट पे भी है और अमेजोन पे भी मिल जाएगा आपको। मैंने सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन लगाया था मेंस के लिए। जैसे 2023 गेट मैंने तो दिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत टफ आया था। किसी ने देखा है गेट 2023 का पेपर? देखा है ना? तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, वो आपको गो थ्रू होने चाहिए, क्योंकि उससे मे बी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है? मेंस उसी का निकलता है, उसी के सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं जो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत अच्छा करता है, ठीक है? क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। 2 सेक्शन होते हैं, 2 सेक्शन में पहले क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, आपको वो अटेम्प्ट करना है ना? और जनरली आपका इसमें जो टेक्निक होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप वो क्वेश्चन सिलेक्ट करें जिसमें एक क्वेश्चन इसमें 60 मार्क्स का आता है। वो क्वेश्चन सिलेक्ट करें जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। मैक्सिमम मार्क्स मतलब 40, 50, ठीक है? 60 तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं। तो आप क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। क्वेश्चन सिलेक्शन इन मेंस प्लस पीवाईक्यू। इन टेस्ट सीरीज भी होती है मेंस की यहाँ पे, जिसमें आपके क्वेश्चन मतलब जो आंसर बुकलेट होती है उसको ये पूरा चेक वेक करके आपको ये बताते हैं कि कहाँ पे गलतियाँ हैं, कहाँ पे गलतियाँ नहीं हैं। उसको आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। मेरे मार्क्स खैर अच्छे आते थे, 200 रहते थे मेरे। तो उसमें और भी चीज़ें जो मैं मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो उतनी अच्छी नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बताया था कि आप कैसे लिख सकते हो, कैसे फ्लो चार्ट बना सकते हो, कहाँ पे डायग्राम बना सकते हो, ठीक है? और वो दूसरी बात है कि मेरे एग्जाम में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं आई मुझे, लेकिन आप लोगों को कभी भी आ सकती है। तो मैंने इसमें क्या बताया आपको? क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेंस दिख रहा है ना आपको? मेंस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस किया अभी तक? टेस्ट सीरीज, ठीक है? आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे उसमें आप ये चीज फाइंड आउट करेंगे कि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमें हमारी कंडीशन बताता है, हमारी वीकनेस बताता है। टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना बहुत जरूरत है। मार्क्स शुरुआत में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट स्टेज में आपको आपकी मार्क्स को भी देखना है, आपके रैंक को भी देखना है, क्योंकि आपका टाइम नजदीक आ गया है कौन सा एग्जाम का। इसके अलावा और क्या है? इसमें आप रेफरेंस बुक्स को यूज कर सकते हैं, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया, पीएस भिमरा है, ठीक है? मैथ्स में कुछ ऐसे सेक्शन है इसमें, जैसे कि पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशियल,
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, ठीक है। उसके लिए आप एक बुक है BS ग्रेवाल, ठीक है, इसकी PDF कॉपी अवेलेबल है, आप इन रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि क्लास नोट सफिशिएंट है, सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें। पावर सिस्टम के लिए आप चाहो तो CL वाडवा यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ यूज किया था कुछ क्वेश्चंस के लिए, जैसे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो होता है उसमें फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूलेज को अप्लाई कैसे करना है। AFR से क्या है, एरिया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि B पर यूनिट है कि R पर यूनिट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर होगा आपको क्वेश्चन से, ठीक है, कॉन्सेप्ट से नहीं होगा। क्लासरूम जो आपको लिखाए गए उससे मे भी नहीं हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे CL वाडवा का तो आपको हेल्प करेंगे। टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे समझने में कि अगर आपको कोई चीज क्लास नोट से नहीं समझी है तो टेस्ट सीरीज हमें बहुत सारे वेज में हेल्प करती है। हमें सबसे पहले अपनी वीकनेस जानने में, और क्लास नोट्स में अगर हमें कोई चीज नहीं समझी है, ठीक है, तो ये समझने में कि वो कैसे समझी जाए या फिर क्या उसका सिग्निफिकेंस है। और भी आप देखोगे। इसके अलावा और मैंने क्या किया था, बस इतनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या है ना, टाइम डिले होता है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमें बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखनी है, टेस्ट सीरीज को अपना टूल बनाना है और बहुत अच्छा परफॉर्म करना है एग्जाम में। टेस्ट सीरीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब 2020 में मैंने दिया था तो उतनी टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं दे रहे हो तो बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी किस किस का इम्पोर्ट मतलब अच्छा लगता है आप लोगों को प्रोबेबिलिटी? नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, ये जो एप्टीट्यूड आप कह रहे थे ना उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इवन गेट में भी आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं प्रोबेबिलिटी के। नॉर्मल होते हैं, सिंपल होते हैं। IIT अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन किया होगा तो उसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं वो तो सिंपल है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मूला बेस्ड है। जो टफ है वो पहला वाला है, बेस थ्योरम है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और वो सब चीजें। तो वो आप देख लेना, वो सभी जो मेड इजी की जो मटेरियल है वो सब चीज अवेलेबल है उसमें, ठीक है। इसके बाद और क्या है, कुछ चीज छोड़ रहा हूँ इसमें? नहीं, इसमें भी आप सेम चीज फॉलो करेंगे, डायरी मेंटेन करेंगे, ठीक है। एक इसमें अच्छी बात क्या होती है ना कि आपको बुकलेट मिल जाता है इसमें, ठीक है। बुकलेट फिर आपको रिटर्न भी करना होता है तो आप फोटो क्लिक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ सॉल्व, ठीक है। इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है क्वेश्चंस, तो फोटो क्लिक कर लेना उसके लिए, ठीक है। इंटरव्यू यार देखो बहुत लास्ट स्टेज है, ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलूँगा, ये थोड़ा सा यार लक का गेम यहाँ पे आ जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। इसमें ये आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। UPSC की अगर मैं बात बोलूँ तो दे कैन आस्क यू एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, ठीक है, और अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट इज द इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। दे कैन आस्क यू द ज्योग्राफी ऑफ योर रीजन, ठीक है, आपके रीजन की ज्योग्राफी क्या है, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र से आते हैं तो महाराष्ट्र कौन सा माउंटेन है, कौन सा माउंटेन है, वेस्टर्न घाट्स और ये सब चीज़ें जो हैं वो सब, हाँ जो भी, तो आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए अपने रीजन की। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। मैंने बेसिकली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। इंटरव्यू गाइडेंस मॉक्स दिए थे मैंने, एक मॉक अवेलेबल भी है मेरा, ठीक है। तो उसमें तो एक्चुअली मैं बहुत लेट सो के उठा था और एकदम से गया था, तो इट डजेंट मैटर कि आप कैसे दिखते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ इंटरव्यू में, उस पर हमें मार्क्स मिलेगा, इट डजेंट मैटर आप क्या आंसर दोगे, इट मैटर्स, ठीक है। और डोंट जज एनी पर्सन बेस्ड अपॉन द लुक्स, क्योंकि UPSC भी लुक्स पे नहीं जाती है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जस्ट मेंटेन दिस योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और कॉन्सेप्ट पे जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा आपका, इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। इंटरव्यू के बारे में ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप देखो ये थोड़ा लक का गेम आ जाता है यहाँ पे। अगर आपने इतना पढ़ा हुआ है ना तो इंटरव्यू ऑब्वियसली अगर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप बोल ही दोगे, इसमें कुछ ऐसा चिट कोड्स कुछ ऐसा नहीं है। हाँ बस यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज होते हैं मेड इजी में, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। मैंने मेड इजी का ज्वाइन किया था मॉक इंटरव्यू, तो आई थिंक यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बहुत सारी सभी चीज़ें कवर की हैं। कोई चीज़ अगर मुझसे मिस हो गई तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस के थ्रू पूछ सकते हैं।
और आप सबको कोशिश कीजिए कि मुझसे क्वेश्चन पूछिए क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो, ठीक है? तो नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन सेशन एंड आई विल गिव द आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। हाथ उठा के फिर बोलना है। रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी? यार देखो क्या है ना कि शॉर्ट नोट्स मैं नहीं बनाता था, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स का जिक्र नहीं किया है, ठीक है? क्योंकि क्या है ना कि मेरी राइटिंग जो है ना बहुत छोटी छोटी है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी लिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं नोट्स में बहुत छोटी लिखता हूँ, तो पावर सिस्टम भी है वो मेरी पतली सी नोटबुक में पूरी आ जाती है, ठीक है? तो मैं पूरी नोट्स ही रिवाइज करता था, ठीक है? जैसे अभी इलेक्ट्रिकल मशीन चल रहा है, मैंने ये चीज़ अभी बोली थी कि आपको पीरियोडिकली एक सब्जेक्ट को उठा के इलेक्ट्रिकल मशीन का जो पढ़ा रहे हैं वो तो उस दिन खत्म करना ही है, ठीक है? उसके साथ साथ पीरियोडिकली जो आपका हो चुका है, जैसे कि मैथ्स हो चुका है, उसको आप कुछ टाइम देंगे, छोटे छोटे टारगेट, हर दिन का एक छोटा टारगेट होना चाहिए आपको। और आपने क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? तो देखो क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है? किसी अब तक जेएस तो हुआ ही नहीं आप लोगों का, ठीक है? क्वालिटी मैनेजमेंट, यार देखो मैं ये बोलूंगा ना, यहाँ पे जीएस का पार्ट मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? जीएस की मतलब मेरी क्या है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, वो दूसरी बात है कि मार्क्स नहीं आते थे मेरे। क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि 6 सिग्मा एक चीज़ होती है, 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? तो इतने आप डिफेक्ट करोगे जब इतनी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होगी, ठीक है? तो दिस क्वालिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसमें आप एक अप्रोच पढ़ोगे जिसका नाम है काइजन अप्रोच, ठीक है? काइजन अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट हर दिन करके, जब आपका मेन वो दिन आएगा जब आप एग्जाम दे रहे होगे, तो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। दिस इज द मेन सोल एम ऑफ काइजन अप्रोच, ठीक है? तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, काइजन अप्रोच है, एक पोका योग अप्रोच है, फिशबोन डायग्राम है, ये सब चीजें आप पढ़ोगे क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो मेरी तरफ से आप लोग क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें आपको हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें एक आप पढ़ोगे फिशबोन डायग्राम, उसको मैं अभी भी यूज करता हूँ, ठीक है? और एक और है इसमें स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट किसी ने सुना है? SWOT सुना है? क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। इससे हम हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें हो रही हैं उसको हम डील कर सकते हैं, ठीक है? आप क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ के इतनी सारी चीजों को भी एक नए स्ट्रेटेजी के साथ कर सकते हो, ठीक है? फिर क्वालिटी मैनेजमेंट का मैंने बोल दिया। इसमें जो भी मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में क्या बताऊँ? हाँ देखो, प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक एंड पॉइंट हो, ठीक है? तो आप लोगों ने अभी कोचिंग ज्वाइन की है, ये भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना पड़ेगा, ठीक है? उसके कुछ कुछ तरीके हैं, मतलब इसमें ऐसी चीजें रखी गई हैं जो आपको वहां वाली जो जर्नी है उसमें आपको हेल्प करेगी। तो जीएस को बर्डन लेके नहीं करना है, ठीक है? इसको आपको एंजॉय करके पढ़ना है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं, इसमें आप सीपीएम मॉडल पढ़ोगे, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं, पोर्ट एनालिसिस है, प्रोजेक्ट एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक जो रिसर्च वाले लोग यूज करते हैं, है ना? तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ मार्क्स के लिए मैंने ये बेसिकली जो जीएस पढ़ा हुआ, मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज में मार्क्स बहुत ज़्यादा चाहिए जीएस में, मैंने इसलिए किया है क्योंकि ओवरऑल इट विल इम्प्रूव योर एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन दी इंटरव्यू, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इंटरव्यू में बाहर निकल जाते हैं, फिर पूरा 1 साल लग जाता है उनको, है ना? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद मटेरियल साइंस, वहाँ जो है इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट तो कवर हो ही जाएगा, मैकेनिकल वाला भी आई थिंक सभी पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है मटेरियल साइंस, आप लोगों को आइडिया है? सुनील तिवारी सर ही पढ़ाते हैं ना, तो वो सफिशिएंट है क्लास नोट्स। मटेरियल साइंस लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे और क्या है? मैं यहाँ पे अभी स्टैटिक पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? जो आप पढ़ सकते हो, डायनेमिक नहीं लिख रहा हूँ। तो मटेरियल साइंस ये भी स्टैटिक है, क्योंकि यार अभी NB3GE है, ठीक है? नियोबियम कुछ है, सुपर कंडक्टर है जिसका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है? तो ये तो अब स्टैटिक है, तो चेंज, हाँ कुछ न्यू रिसर्च होगी तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम सब चीज़ें इसमें स्टैटिक है। क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस, और कौन सा सब्जेक्ट है इसमें? क्या? एनवायरमेंट। तो दिस इज एक्चुअली डायनामिक सब्जेक्ट, इसमें कुछ थोड़ा सा स्टैटिक है और कुछ थोड़ा सा मतलब डायनेमिक है।
तो इन्वायरमेंट तो यार ऑब्वियसली बात है, अभी मैं ऑलरेडी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में काम कर रहा हूँ। मेरा काम है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, ठीक है। आप हर एक इंसान यहाँ पे किसी किसी स्टेट से आए होंगे, ठीक है। तो हमारा ये काम होता है कि आपके आने वाले 20, 29, 30 में क्या क्या आपकी डिमांड रहने वाली है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूज कैसे होता है, मतलब जहाँ मैं काम कर रहा हूँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, पता है लोगों को, CPES कैडर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज से मिलता है, मैं वहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। उसमें ये होता है कि आप सभी स्टेट्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, आपके इधर जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन वो अपनी डिमांड भेजती है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट भेजती है 29-30 तक, और हम ये कोशिश करते हैं कि 29-30 तक वो मीट हो जाए। कीपिंग, आप लोगों ने COP सुना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस एग्रीमेंट, सुना है ना। तो उसमें बेसिकली हमें कार्बन एमिशन कम करना है, ठीक है। NDC टारगेट हमारा, NDC मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कार्बन एमिशन कम करना है बाय 45% टिल 2030। तो हम ऐसे ऐसे प्लांट्स लगाएंगे, इसलिए सोलर पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर में थोड़ा मुश्किल होता है कि न्यूक्लियर वेस्ट को हम डंप कैसे करेंगे, हमें उसमें थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। कोल में सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि फ्लाई ऐश का बहुत प्रॉब्लम है, जिसको हमने ब्रिक्स में यूज किया, ग्रीन बिल्डिंग्स जो होती है, ग्रीन बिल्डिंग्स, आप ये सब चीजें पढ़ोगे तो ये सब अप्लाइड है। तो एनवायरमेंट इस वे में आपको हेल्प करेगी, NDC टारगेट्स और ये सब जो चीज़ें हैं। इसके अलावे और क्या है, एथिक्स यार वो बाद में बोलूँगा। और हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये आप लोगों ने पढ़ाई होगा, मिनी ड्राफ्टर यूज़ किया होगा, है। तो वैसे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्हाट इज सर्कुलर हेलिक्स, एलिप्टिकल का मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकालना, एंड नॉर्मल क्वेश्चन इज बेसिकली मैथ्स क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उसको देख लेना। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, एथिक्स। एथिक्स इज यू कैन रिलाई ऑन दी टेस्ट सीरीज, इन सब के लिए इस सब में टेस्ट सीरीज आप कर लेना, ठीक है। वैसे तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल पेपर आता है GS का, लेकिन आपको ये सब चीजें हेल्प कर जाएंगी, ठीक है। मतलब जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आएंगे एथिक्स का, इसमें भी क्लास नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। और मैंने कुछ चीज छोड़ा, एप्टीट्यूड वहां पे मैंने कवर कर लिया, और ICT बहुत ज्यादा डायनेमिक है, मैंने नहीं पढ़ा है कभी। इसमें थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, रैम के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। और कैश क्या होता है, कैश तो आप इसमें आपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स में भी पढ़ा होगा कि कैश क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, पेजिंग क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें आप माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर फंडामेंटल्स और ICT थोड़ा थोड़ा लिंक है। तो अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर फंडामेंटल किया है तो आई थिंक थोड़ा सा ICT में हेल्प मिलेगा आपको। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ये सब चीजें इसमें कवर्ड है, ठीक है। और कुछ छोड़ा मैंने, करंट अफेयर्स यार मैंने तो पढ़ा नहीं है आज तक तो करंट अफेयर्स बट मैं क्लास देख लेता था, फिर भी लास्ट वाली देख लेता था जब मेरी चीजें कवर हो जाती थी। करंट अफेयर्स और कुछ है नहीं, है ना, सब कवर्ड है ना। कुछ मे भी अगर रह गया होगा तो जैसे मैंने इन सब चीज़ों में बोला, आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तो इस पूरे डिस्कशन का जो मेन सोल है वो है टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको अच्छे से देना है, आपसे स्टार्ट कर दीजिए। उसमें जो अपनी वीकनेस है, उसमें जो आपकी गलतियां हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होंगी, उसको आपको जॉट डाउन करना है एक डायरी में, या फिर अपने हिसाब से आप कुछ कर सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपनी वीकनेस को पहचानना एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम में गलतियां ना हो। और रिवाइज करते रहना, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की जरूरत है। मैंने बहुत बार रिवीजन किया, 10-20 बार रिवीजन किया होगा मैंने, क्योंकि मैंने कहा कि मैं नोट से रिवाइज करता था, छोटे छोटे मेरे मतलब लिखता हूँ मैं, तो रिवाइज बहुत जल्दी हो जाती थी मेरी। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आई थिंक 1 घंटे में आप पूरा पावर सिस्टम रिवाइज कर लोगे, इलेक्ट्रिकल मशीन रिवाइज कर लोगे। और यूज हाईलाइटर, ठीक है। हाईलाइटर अगर आप क्लास नोट से पढ़ रहे हैं तो आपको हाईलाइटर हेल्प करेगा, ठीक है। आई होप आप सबको कुछ भी क्वेश्चंस नहीं होगा, और यू विल परफॉर्म गुड, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, एंड मेक टेस्ट सीरीज एज योर स्ट्रेंथ बेसिकली, ठीक है। क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ तो उसमें 65% कॉन्ट्रीब्यूशन टेस्ट सीरीज का है, ठीक है। 5% लग भी है, इसलिए मैंने 65 बोला, ठीक है। ओके, नो क्वेश्चंस। यार गेट की स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे बताई है, गेट की स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, टेस्ट सीरीज है, ठीक है। गेट थोड़ा सा क्या बताऊंगा यार, गेट की स्ट्रेटेजी ये है रिविजन,
टेस्ट सीरीज एनालिसिस। शुरुआत में आपको अपने मार्क्स नहीं देखना है, ठीक है। हाँ, लास्ट में आपको मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टेस्ट सीरीज में कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस जैसे होते हैं, आपको थोड़ा सा उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा वो चीज़, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और एनी क्वेश्चन? और सर आपको अगर कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर क्या करते हैं आप? यार मुझे समझ में आ जाता था ठीक है। तो क्योंकि यार मुझे लगता है कि तो यहाँ पे इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होता होगा। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन यार आप बहुत मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे और यूट्यूब पे इतना ओपन सोर्स है, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट आपका इजी हो सकता है, ठीक है। तो अगर अगर कोई सब्जेक्ट इजी नहीं हो रहा है तो उसमें आपकी कुछ गलती है। हाँ, यस। यार मैंने अभी बोला था कि जैसे जैसे पढ़ाई हो रही है आपको साथ साथ करना है, टॉपिक वाइज करना है, सब्जेक्ट वाइज करना है, पीरियोडिकली दूसरे सब्जेक्ट्स भी करने हैं, है ना। आई थिंक जो मैंने अभी बोला है वो सब रिकॉर्डेड होगा, तो आई थिंक आप फिर से उसको सुनोगे ना 2-3 बार, ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं बीच में जो मे बी आप स्किप कर गए होंगे, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? क्या? फिर से? हाँ, मैं ऑफिस सोशल साइट्स, है ना। और यहाँ पे टीचर्स अपने टेलीग्राम का वो आपका ग्रुप भी होगा शायद, है कोई ग्रुप, तो उसमें आप डाउट्स डाल सकते हैं। क्या? तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, कोरा पे बहुत सारे हैं, ठीक है। मुझे यार अपने टेलीग्राम का वो याद नहीं है, नहीं तो आपको शेयर कर देता। और बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडल्ज इन ऑल दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बिकॉज हॉबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डिप्रेस हो जाओगे तो आपको हॉबी ओवरकम करेगी। एंड एनी अदर क्वेश्चन? क्या? यार फॉर्मूला भूल जाते हैं तो उसके लिए तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला तो यार सब भूल जाते हैं, है ना। यार देखो सब भूलते हैं, ठीक है, किसी को इतना याद नहीं रहता, लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन जब आप करोगे तो चीजें हो जाती हैं। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप टेस्ट सीरीज से सीखोगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज में टाइम ऊपर चलते रहता है, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो और यहाँ पे ये लोग पेपर ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली करना है कि सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, वन गो में सिंपल क्वेश्चंस। हाँ पूछो। अच्छा वो वाला यार टाइम मैनेजमेंट, आपको अपनी स्लीपिंग आवर्स को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी भी 4 घंटे ही सोता हूँ, ठीक है। तो आपको स्लीपिंग आवर्स को कम करना पड़ेगा, नहीं तो यार ऑब्वियस सी बात है, इतनी कम सीट्स है और आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा, और दिस इज एफर्ट। लोग 6-7 घंटे सोते हैं और पता नहीं 8 घंटे भी सोते होंगे, मैं से अभी भी 4 घंटे सोता हूँ और कुछ नहीं होता, बॉडी वॉडी सब सही रहती है। एनी अदर थिंग? यार देखो नेक्स्ट ईयर आपको है ना पूरा एक टाइम मिलेगा, तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको सब कुछ आता है, तो आप है ना उसमें स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज दो, रिवीजन करते रहो, जो भी चीज़ें आपने छोड़ी थी पिछले साल उसको भी आप इस बार पढ़ सकते हो, चाहो तो आप रेफरेंस बुक का इस बार यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें लिमिटेड रेफरेंस बुक बताई है जिसमें मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें बोली हैं पढ़ने के लिए, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन टाइम कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, टाइम सफिशियंट होता है, ठीक है। तो उसको ध्यान देना है। और एनीथिंग एल्स? बस हाँ यार, मैंने अभी कहा कि मैं मतलब स्लीपिंग आवर्स को कम करता था, लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था मैंने, तो आपको स्लीपिंग आवर्स को कम करना पड़ेगा, और यार कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, है ना हमारे पास। क्लासेस इतनी अभी पता नहीं कितने घंटे हो रही हैं आप लोगों की। हाँ हाँ, अभी भी मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें यार बेसिकली 7 बजे तक मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा मैं नहीं, 2-2.5 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन जितना पढ़ता हूँ बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, ठीक है। 2.5 घंटे पढ़ता हूँ तो वो इट्स इक्विवेलेंट टू अराउंड 4-5 आवर्स, ठीक है। तो आपको एफिशिएंट पढ़ाई करनी है, जैसा मैंने अभी शुरुआत में बोला था आप लोगों को। और कुछ एनी अदर डाउट? यार मेरा यार एक्चुअली क्या है ना कि आप बोर तब होते हो जब आपका एम नहीं होता लाइफ में, ठीक है। तो जब आपका एम होता है, आपका एक गोल होता है, तो आप बोर नहीं होते हो, आपको बहुत खुशी मिलती है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करता जा रहा हूँ और ऑल दोज थिंग्स। तो आप बोर तभी हो गए जब आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपने बस सोचा कि यार पैसे ज्यादा हैं तो आगे कोचिंग में, है ना।
तो आई थिंक आपके पास इतना फाइनेंशियली इतने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो आप बोर नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। एनी अदर थिंग? मैंने बताया ना क्लास नोट्स रिवाइज करना है आपको। एनी अदर थिंग? क्या? एनी अदर थिंग? हाँ, हाँ, मेरा एक्चुअली रिजर्व लिस्ट में फर्स्ट नेम आया था, ठीक है। दैट मीन्स 26 एक कंसोलिडेटेड लिस्ट आती क्या 2020 था मेरा फर्स्ट, जिसमें मैं मेंस में आउट हो गया था। 2021 में मेरा निकला था। मेरा गेट 2020 में निकल गया था। एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वेश्चन? अभी मैंने बोला ठीक, कोई बात नहीं है, इट्स फाइन। एनी अदर क्वेश्चन? यार गाना, आप लोगों का इलेक्ट्रिकल मशीन्स का क्लास है तो आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। थोड़ा जोर से बोलो। मेरा हो गया था 2021 में, 2020 में नहीं हुआ था। हाँ हाँ, अरे उसमें सबसे अच्छी चीज आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ, आप पेरेंट्स से बात कीजिए, कोई और हेल्प नहीं करता। नो वन इज परमानेंट, योर पेरेंट्स इज परमानेंट, ठीक है, एंड यू विल बी लेफ्ट अलोन, ठीक है। और कुछ, एनी अदर थिंग? डिस्ट्रैक्शन यार मुझे थोड़ा कम होता है, ठीक है, तो वो चीज़ है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव थिंग। एनी अदर क्वेश्चन? इट्स फाइन। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल, एंड आई होप कि आप में से ही कुछ यहाँ पे आके फिर से गेट में भी अच्छी रैंक आएगी आप लोगों की, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आएगी, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, एंड यस, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।